नमस्ते और आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम कंट्रोल और स्ट्रेटजी के उस हिडन गेम को डिकोड करने वाले हैं जो किसी इंसान के दिमाग से शुरू होकर सीधे देश के बड़े संवैधानिक संकटों तक जुड़ जाता है। सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा ना? खैर चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसके अंदर डाइव करते हैं और देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। स्क्रीन पर दिख रहा ये मैकियावेली का कोड देखें। आप ताकत दिखाकर ऊपर नहीं उठते, आप गलतियां ना करके और कमजोर ना दिखकर ऊपर उठते हैं। ये लाइन ना असली पावर या कहें लेवरेज के पूरे खेल को एकदम परफेक्ट तरीके से समझा देती है। मतलब असली ताकत जोर जोर से चिल्लाने या आक्रामक होने में नहीं है, बल्कि असली खेल तो शांत रहने में है और सामने वाले को ये सोचने पर मजबूर करने में है कि पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन 6 पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। पहला, पावर के छिपे हुए नियम। दूसरा, हथियार के रूप में मौन। तीसरा, अपनी सार्वजनिक छवि को कैसे बचाएं। चौथा, राजनीतिक बिसात। पांचवा, समय और संस्थागत पावर। और आखिर में इस गेम में टिके रहने का लचीलापन। हम पावर की पर्सनल स्ट्रेटजीज से शुरू करेंगे और फिर उसे तमिलनाडु के हाई स्टेक्स पॉलिटिकल ड्रामे से जोड़कर देखकर देखेंगे। चलिए सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं, पावर के छिपे हुए नियम और कैसे ये पारंपरिक पदानुक्रम या ट्रेडिशनल हायरार्की से बिल्कुल अलग है। देखिए, लीडरशिप को लेकर हमारी जो पुरानी समझ है ना, वो थोड़ी आउटडेटेड हो चुकी है। हम हमेशा उस ट्रेडिशनल अल्फा लीडर के बारे में सोचते हैं जो जोर से बोलता है, डोमिनेट करता है, जिसे हमेशा फॉलोअर्स चाहिए होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है सिग्मा ऑगी टाइप। ये वो लोग हैं जो लोन वुल्फ की तरह काम करते हैं। ये एकदम न्यूट्रल रहते हैं, शांत रहते हैं, सबको बराबर इज्जत देते हैं, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं। इन्हें अपना पावर साबित करने के लिए किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। अगर आप मशहूर किताब द 48 लॉज ऑफ पावर को देखें तो ये बात एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है। स्ट्रेटेजिक एग्जीक्यूशन बहुत मैटर करता है। जैसे कि जब तक काम पूरा ना हो जाए अपने इरादों को किसी को मत बताइए, या फिर अपनी रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए कभी-कभी जानबूझकर गायब हो जाइए। ये चीजें आपके आसपास एक ऐसा सस्पेंस क्रिएट करती हैं कि सामने वाला आपको प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाता, और यही अनप्रिडिक्टेबिलिटी आपको भीड़ से अलग और बेहद ताकतवर बनाती है। अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, हथियार के रूप में मौन, यानी शांत रहने की जबरदस्त साइकोलॉजिकल पावर। हम अक्सर सोचते हैं कि जो चुप है वो कमजोर है, राइट? लेकिन एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिना सोचे समझे रिएक्ट करने से बचना किसी भी सिचुएशन में आपकी सबसे बड़ी ढाल बन सकता है। मौन आपके ओपोनेंट्स को कंफ्यूज कर देता है, उन्हें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आपके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। ये आपको बिना कुछ साबित किए सामने वाले का एनालिसिस करने और रिस्पेक्ट कमांड करने का मौका देता है। लिटरली ये एक ऐसा हथियार है जो बिना चलाए ही अपना काम कर जाता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, सार्वजनिक छवि की सुरक्षा और पब्लिक के सामने किन गलतियों से हमें हमेशा बचना चाहिए। पब्लिक डोमेन में आप कैसे बिहेव करते हैं वही आपकी असली अथॉरिटी तय करता है, और इसके कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। पब्लिक में कंप्लेन करना, अपनी इनसिक्योरिटीज दिखाना या फिर अपने डिसीजंस को बार बार एक्सप्लेन करना, ये सब सिर्फ और सिर्फ आपकी पावर को कम करते हैं। जब कोई पब्लिक में शिकायत करता है या कड़वाहट दिखाता है तो वो इनडायरेक्टली ये डिक्लेयर कर रहा होता है कि सिचुएशन पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। ये एक तरह से अपनी ही कमजोरी का ढिंढोरा पीटने जैसा है। तो फिर इसका सलूशन क्या है? बहुत सिंपल है, इन आदतों को रिप्लेस कीजिए। शिकायतों की जगह शांत सहनशीलता लाइए। ओवर एक्सप्लेन करने के बजाय एक स्ट्रेटेजिक सस्पेंस बनाए रखिए और छोटे मोटे झगड़ों में साइड लेने के बजाय एक कैलकुलेटेड न्यूट्रलिटी रखिए। जब आप ये सब करते हैं ना, तो आप एक ऐसे इंसान में बदल जाते हैं जिसे कोई आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर सकता। आपका ये इंटरनल कंट्रोल ही बाहर आपकी पावर बनकर रिफ्लेक्ट होता है। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल उठता है। सोचकर देखिए, मौन रहने और दूरी बनाए रखने के जो साइकोलॉजिकल रूल्स हमने समझे, क्या ये सेम टू सेम टैक्टिक्स हमारे नेशनल पॉलिटिकल स्टेज या बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पर भी अप्लाई होते हैं? और यही सवाल हमें लाता है पॉइंट नंबर 4 पर, राजनीतिक बिसात। चलिए इसे तमिलनाडु की वर्तमान स्थिति से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सोर्स मटेरियल के हिसाब से तमिलनाडु में अगर किसी पार्टी को सरकार बनानी है और अपना बहुमत साबित करना है तो उन्हें 118 सीटों की जरूरत होती है। बस ये नंबर याद रखिएगा, 118। ये वो मैजिक नंबर है जिस पर पूरा खेल टिका है। अब देखिए, विजय के नेतृत्व
वाली टीवी पार्टी ने वीसीके, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम और आईयूएमएल जैसी पार्टियों के साथ गठबंधन करके 118 का ये जरूरी आंकड़ा सक्सेसफुली हासिल कर लिया है। नंबर्स उनके पास है, लेकिन इतने क्लियर नंबर्स होने के बावजूद सरकार बनाने के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट आ गई है। और गेस कीजिए वो रुकावट क्या है? बिल्कुल सही, वही मैकियावेलियन स्ट्रेटजी जिसके बारे में हम अभी तक बात कर रहे थे। चलिए इस रुकावट को समझते हैं। सेक्शन 5 में समय और संस्थागत पावर यानी इंस्टीट्यूशनल पावर और विवेकाधीन देरी, ये जो रुकावट आई है ना, ये दरअसल इंस्टीट्यूशनल साइलेंस यानी संस्थागत मौन का एक हथियार की तरह इस्तेमाल है। सोचिए, जैसे एक इंसान अपने कॉम्पिटिटर को कमजोर करने के लिए चुप रहता है, ठीक वैसे ही पॉलिटिकल लेवल पर राज्यपाल समय लेने की अपनी विवेकाधीन शक्ति या डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल करते हैं। वो बिल पास करने या सरकार बनाने के निमंत्रण में देरी कर देते हैं। इससे होता क्या है? मोमेंटम टूट जाता है और विरोधी पार्टी परेशान होकर रिएक्टिव मोड में आ जाती है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए। 2016 में उत्तराखंड, 2017 में गोवा और मणिपुर, 2018 में कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र और पंजाब। आपको ऐसे ढेरों एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जहां गवर्नर्स ने इस पावर का इस्तेमाल करके इंटरवीन किया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ऐसी स्ट्रेटजीज को लेकर वार्निंग दी है और साफ कहा है कि किसी के पास मेजॉरिटी है या नहीं, इसका टेस्ट राजभवन के बंद कमरों में नहीं बल्कि सीधे विधानसभा के फ्लोर पर होना चाहिए। अब आते हैं हमारे आखिरी और छठे पॉइंट पर, खेल में लचीलापन यानी इस पूरे गेम में टिके रहना और इसके पीछे के छिपे हुए मोटिव्स को समझना। साइकोलॉजी और कॉन्स्टिट्यूशन की दांवपेचों को समझना तो जरूरी है ही, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि इस इतने बड़े पावर स्ट्रगल के पीछे असल मोटिव क्या है। तमिलनाडु के केस में सोर्स सीधा इशारा करते हैं ब्लू इकोनॉमी की तरफ, यानी कोस्टल रिसोर्सेज, समुद्री रास्ते और प्राइवेट पोर्ट्स का कंट्रोल। यही वो बड़ा इकोनॉमिक प्राइस है, वो भारी भरकम फाइनेंशियल गेन है जो पर्दे के पीछे इस हाई लेवल पॉलिटिकल चेस गेम को ड्राइव कर रहा है। तो इन सब से हमें क्या समझ आता है? देखिए, चाहे आपको ऑफिस की टॉक्सिक पॉलिटिक्स को हैंडल करना हो या फिर इतने बड़े नेशनल लेवल के कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को, रूल एक ही है। सर्वाइवल के लिए आपको चाहिए एक्सट्रीम रेजिलियंस। आपको इमोशनली न्यूट्रल रहना सीखना होगा, अपना लेवरेज बिल्ड करना होगा और सबसे इम्पोर्टेंट, भारी से भारी प्रेशर में भी बिना रिएक्ट किए एकदम अनबॉदर्ड रहना होगा। और इसी के साथ ये एक्सप्लेनर हमें